14 अगस्त 1947 की शाम को जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के अपने 17 यॉर्क रोड स्थित घर में उस भाषण को तैयार करने में लगे थे जो उन्हें कुछ ही घंटे बाद देश के लोगों को देना था। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। ये एक ट्रंक कॉल थी लाहौर से। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की आवाज सुनने के बाद भी काफी देर तक नेहरू फोन पकड़ दे रहे। नेहरू के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फोन का रिसीवर रखने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। हाथ हटाए तो आंखों में आंसू भरे थे। बेटी, इंदिरा ने पूछा तो बोले कि लाहौर में नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी है। छोटे छोटे बच्चे तक प्यास से तड़िड़िड़िप रहे हैं। औरतें बच्चे जो भी पानी के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। कत्लेआम मचा है। नेहरू ने रोते गले से कहा कि मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा जब मुझे पता है कि मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर, मेरा लाहौर जल रहा है। मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं। इसके बाद इंदिरा ने अपने पिता को काफी देर दिलासा देने की कोशिश की। कुछ देर बाद नेहरू ने खुद को संभाला और ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में वह भाषण देना शुरू कर दिया जिसे दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत आजादी की सांस ले रहा होगा। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू के मन में लाहौर या कहें तो पाकिस्तान भी था। बोले, इस मौके पर हमें अपने वो भाई और बहन भी याद आएंगे जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए और वे उस आजादी की खुशियां नहीं मना सकते जो हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हैं और हमेशा हमारे ही बने रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे ही रात के 12 बजे शंख बजने लगे, नेहरू सहित संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से पूरी संसद एकाएक गूंज उठी। अगले पूरे दिन देश में आजादी का जश्न होना था। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस दिन का आंखों देखा हाल बयान किया है। इंडिया गेट पर आजादी का जो कार्यक्रम होना था उसकी रणनीति लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकारों ने बनाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए कार्यक्रमों के अनुभव से उन्हें अनुमान था कि 15 अगस्त के जश्न के लिए इंडिया गेट पर ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग जुटेंगे। लेकिन इस अनुमान में कुछ हजार की नहीं बल्कि 5 लाख से ज्यादा की गलती थी। इससे पहले भारत की राजधानी में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई थी। चारों ओर फैले अपार जनसमूह ने झंडे के पास बने छोटे से मंच को इस तरह अपने आप में समेट लिया था जैसे एक नाव बीच समुद्र में हिचकोले खा रही हो। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था और रास्तों पर बांधी गई रस्सियां, सब कुछ लोगों के सैलाब में बह गई थी। लोग सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम के करीब 4 बजे थे। माउंटबेटन की बेटी पामेला अपने पिता के स्टाफ के साथ इंडिया गेट पहुंची। सामने जो नजारा था वो पहले कभी नहीं देखा था। मंच के आसपास तिल रखने को जगह नहीं थी। मंच से करीब 100 गज पहले से लोग जमीन पर बैठे हुए थे। पामेला को लग रहा था मानो कोई ठोस दीवार हो जिसे भेद पाना पामेला के बस की बात नहीं। तभी मंच पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की नजर पामेला पर पड़ दी। नेहरू ने जोर से पामेला को पुकारा और कहा, लोगों के ऊपर से फांदती हुई चली आओ। कैसे आऊं, मैंने ऊंची एड्डी की सैंडल पहन रखी है, लोगों को चुभेगी, पामेला ने कहा। नेहरू फिर बोले, सैंडल उतार लो। लैरी कॉलिंस के मुताबिक पामेला ऐसे ऐतिहासिक मौके पर ऐसी अभद्रता करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने हाँफते हुए फिर आने से मना दिया। लेकिन नेहरू ने फिर कहा, नादान बच्चों जैसी बातें मत करो, सैंडल उतारकर लोगों के ऊपर पैर रखकर चली आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद भारत के अंतिम वायएनएस राय की बेटी ने एक ठंडी सांस ली, अपने सैंडल उतारकर हाथ में पकड़ दे ली और मंच तक बैठे लोगों के ऊपर पांव रखती हुई आगे बढ़ी। लोग खुश होकर हंसते हुए पामेला को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। जब उसके पांव लड्ड खद्दाने लगते तो लोग उसे संभाल लेते। लोग हाथों में सैंडल देख पामेला की लाचारी का आनंद भी उठा रहे थे। भारत के इस छोटे से हिस्से में जब इतिहास एक बड़ी करवट ले रहा था, जश्न के बीच एक शख्स गायब था। महात्मा गांधी अपने नाम करता गुरुदेव टैगोर की धरती पर एक जले हुए मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे। 5 दिन पहले ही गांधी कलकत्ता पहुंचे थे। पहुंचते ही उनके खिलाफ नारे लगे, गांधी वापस जाओ। गांधी ने अपनी लाठी ली और सड़कों पर निकल गए। लोगों से मिले, नेताओं से मिले, चेतावनी दी, आज से आपको कांटों का ताज पहनना है। सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें, विनम्र रहें, धैर्यवान बने। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश राज ने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन आगे भी ये परीक्षा बार बार होती रहेगी। सत्ता से सावधान रहें, सत्ता भ्रष्ट बनाती है। इसकी चमक दमक में खुद को फंसने मत दें। आपको याद रखना है कि आपको भारत के गांवों में रह रहे गरीब की सेवा के लिए ये सत्ता मिली है। ईश्वर आपकी सहायता करे। इसके बाद गांधी ने बेलिया घाट रोड पर प्रार्थना सभा को संबोधित किया।
बताते हैं कि उस दिन तकरीबन 30,000 लोग शंख बजाते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। कलकत्ता के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, शांति रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों की शानदार मिसाल से शायद पंजाब को भी कुछ प्रेरणा मिले और पाकिस्तानियों को भी, उन्हें भी खुदा सद्बुद्धि प्रदान करे। उस दिन गांधी जी के साथ वो व्यक्ति भी प्रार्थना सभा में मौजूद था जिसे उनका बहुत बड़ा आलोचक माना जाता था, जिसे कलकत्ता में हुई हिंसा का जनक भी कहा गया था, जिसने कुछ समय पहले ही जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन डे पर कलकत्ता शहर में आतंक मचाकर रख दिया था। इस शख्स का नाम था सोहरावर्दी। सोहरावर्दी कलकत्ता के मुसलमानों के माने हुए नेता थे। कत्लेआम मचाने के बाद भी बापू के कलकत्ता में शांति बहाली के लिए बुलाने पर वो आए। 15 अगस्त को वो महात्मा गांधी के साथ प्रार्थना सभा में मौजूद थे। गांधी के बाद सोहरावर्दी ने सभा को संबोधित किया। कहा, पिछले साल कलकत्ता में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब हमारा देश भारत है। आप लोग जय हिंद का नारा लगाने में मेरा साथ देकर इस मेल जोल को हमेशा के लिए अमर कर दें। बताते हैं कि सभा खत्म हुई तो गांधी एक गाड़ी पर बैठकर कलकत्ता का चक्कर लगाने निकले। इस बार उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके हाथ में पत्थर या हथियार हो या कोई गुस्से में उनके पास आया हो। इस बार कलकत्ता के हर नुक्कड़ पर उन पर फूलों और गुलाब जल की वर्षा हो रही थी। कुछ दिन पहले तक शमशान बना हुआ कलकत्ता 15 अगस्त को एकदम शांत था। ये शांति गांधी की बदौलत थी। अगले दिन मुस्लिम लीग के अखबार में छपा कि गांधी मरने को तैयार थे ताकि हम शांति से जी सके। ये खबर जब लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने गांधी को एक खत लिखा। पंजाब में 55,000 सैनिक बल तैनात हैं और फिर भी हम दंगों को रोकने में नाकाम रहे। बंगाल में फोर्स के नाम पर केवल एक आदमी है और इसके बावजूद वहां दंगे नहीं हो रहे। माउंटबेटन ने पत्र के अंत में लिखा कि एक सर्विंग ऑफिसर होने के नाते वे इस वन मैन बाउंड्री फोर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं